परमिटिविटी एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है और परमिएबिलिटी एक अलाउइंग प्रॉपर्टी है। ये फोर्स के इनवर्सली रिलेटेड है और वो डायरेक्टली। फोर्स हमारे पास चार चीजों पर डिपेंड करता है। एक, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दूसरा सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तीसरा मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चौथा यूनिट्स ऑफ फोर्स, चार्ज एंड सेपरेशन। ये फोर्स और चार्ज डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। यहाँ पे फोर्स और के का, तो चूंकि के एक कांस्टेंट है, फोर्स के वैल्यू पर ऐसे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता, ऐसे मीडियम वाइज और यूनिट वाइज डिपेंड करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि के एक कांस्टेंट है। इसका ग्राफ किस तरह बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। चार फोर्सेस पाई जाती है और इनका स्ट्रेंथ वाइज कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद कौन सा स्ट्रॉन्ग है, फिर वीकेस्ट। ये इसका ऑर्डर रहा। पहला सवाल तो इसके ऑर्डर पर पूछा जाएगा। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा? तो दूसरा ये पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना ज्यादा है। जब आर के लगा तो यहाँ पर क्या आया? स्क्वायर, आर के साथ स्क्वायर। दूसरा वो इक्वेशन है जिसमें हमने आर वेक्टर यूज किया। क्या? आर वेक्टर। तो जब आर वेक्टर लगेगा तो आर पर क्यूब आएगा, जब आर कैप यूज होगा आर पर स्क्वायर आएगा, जब आर वेक्टर यूज होगा आर पर क्यूब आएगा। अब ये तो बहुत सारी इक्वेशन बन गई। अब इसको याद कैसे करें? सिंपल मेथड ये है कि जब भी सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस हो, सेम चार्जेस हो, तो हमें ये जो यूनिट वेक्टर और फोर्स लिखना है, इन दोनों को अपोजिट लिखना है। अगर इधर 1 2 होगा तो इधर 2 1 होगा, अगर इधर 2 1 होगा इधर 1 2 होगा। जब भी सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस हो तो फोर्स का अगर 1 2 हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का 2 1 हो जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। और अगर इधर 2 1 है तो इधर 1 2 बन जाएगा। और जब भी अपोजिट नेचर हो तो जो फोर्स का नाम है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम होगा। अगर इधर 1 2 है इधर भी 1 2 होगा, अगर इधर 2 1 है तो इधर भी 2 1 होगा। हेलो दोस्तों, आप सबको वेलकम है आज के इस न्यू लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के फीचर्स पढ़े थे, उसके बाद उसका इक्वेशन डिराइव किया था जिसमें हमने कूलम्स कांस्टेंट पढ़ा, उसके बाद परमिटिविटी पढ़ी, उसके बाद चंद और टॉपिक्स भी पढ़े। आज हम उस लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम परमिटिविटी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। परमिटिविटी एप्सिलॉन से डिनोट होती है और परमिटिविटी एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? परमिटिविटी एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। कल हमने ये पढ़ा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जब फोर्स लगाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर जाकर फोर्स अप्लाई करेंगी, लेकिन एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ कितने फील्ड लाइंस पहुंच जाएंगे, तो ये कौन डिफाइन करेगा? ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे परमिटिविटी कहते हैं। वो डिफाइन करेगी कि कितने फील्ड लाइंस दूसरे चार्ज तक पहुंच सकेंगे। लेकिन ये एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि ये अपोज करती है, फील्ड लाइंस को रोकती है, उसको अब्सॉर्ब करती है। जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतनी अपोजिशन ज्यादा होगी, यानी वो उतने ही ज्यादा फील्ड लाइंस को रोकेगा। और जब फील्ड लाइंस ज्यादा रोकेंगी यानी दूसरे चार्ज तक कम फील्ड लाइंस पहुंच जाएंगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा या कम? तो फोर्स भी कम हो जाएगा। यानी परमिटिविटी और फोर्स का क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली रिलेटेड। परमिटिविटी और फोर्स इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। क्यों? जितना परमिटिविटी ज्यादा होगा अपोजिशन भी ज्यादा होगा, फील्ड लाइंस कम पहुंच जाएंगी तो फोर्स भी कम हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं परमिएबिलिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं परमिएबिलिटी। और ये एक अलाउइंग प्रॉपर्टी होती है। परमिएबिलिटी एक अलाउइंग प्रॉपर्टी है। ये फील्ड लाइंस को अलाउ करती है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन जाए। तो जितने ज्यादा फील्ड लाइन जाएंगे तो उतने ज्यादा फोर्स लगेगी। तो परमिएबिलिटी और फोर्स का क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। परमिएबिलिटी और फोर्स क्या होते हैं? डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। परमिटिविटी का फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन, परमिएबिलिटी का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये अलाउइंग प्रॉपर्टी है और ये अपोजिंग प्रॉपर्टी है। अब इसका परमिटिविटी का यूनिट हमने पढ़ा था, एक था कूलम्स
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब इसका एक और यूनिट होता है जो कि है एसआई यूनिट। वो कौन सा है? फैराड पर मीटर। ये इसका एसआई यूनिट है। इसी तरह इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट हेनरी पर मीटर। तो ये इन दोनों के दरमियान जनरल डिफरेंस थे। बाकी हम डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही कि परमिटिविटी एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है और परमिएबिलिटी एक अलोइंग प्रॉपर्टी है। ये फोर्स के इनवर्सली रिलेटेड है और वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, तो कल हमने फोर्स का इक्वेशन डिराइव किया था। वो क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इससे आप देखिए फोर्स और चार्ज के दरमियान कौन सा रिलेशन है। तो फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फोर्स और चार्ज का क्या रिलेशन होता है? फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पर एमसीक्यूज कैसे बनते हैं? तो पहले एमसीक्यूज इस टाइप का होगा। वो आपसे कहेगा कि सिर्फ एक चार्ज क्या हो गया? डबल। तो फोर्स कितने गुना हो जाएगा? तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चार्ज 2 टाइम हो जाएगा। ये Q1 क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया। तो जब Q1 2 टाइम्स हो जाएगा तो फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहे, ये तो पहला टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज होगा। दूसरा ऐसे पूछेगा कि दोनों डबल कर दिए। पहले वाला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज डबल। अब दूसरा किस तरह से पूछा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, या बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल। यानी Q1 भी डबल हो गया और Q2 भी डबल हो गया। इस तरह Q1 और Q2 दोनों क्या हो गए? डबल। तो जब दोनों डबल हो गए तो 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 4। तो फोर्स कितने गुना हो जाएगा? फोर्स विल बिकम फोर्स 4 टाइम। तो जब एक चार्ज डबल होगा फोर्स भी डबल हो जाएगा। जब दोनों चार्ज डबल होंगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। ये दो एमसीक्यूज इस रिलेशन पर बनेंगे। इसके बाद फोर्स और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है? फोर्स और डिस्टेंस का, तो फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू r स्क्वायर। फोर्स और सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस आर इनवर्सली रिलेटेड, बस बट स्क्वायर के साथ। तो इस पर अब किस तरह एमसीक्यूज बनेंगे? तो वो आपको कहेगा ये डिस्टेंस हाफ हो जाए। जब डिस्टेंस हाफ हो जाए तो इसका फोर्स पर क्या असर होगा? तो डिस्टेंस क्या हो गया? हाफ। तो हमें फोर्स मालूम करना है। तो किस तरह होगा? तो फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। और आर कितना हो गया? आधा हो गया, r बाई 2। लेकिन ये स्क्वायर को भी याद रखना है, स्क्वायर को नहीं भूलना है। इस पर एक स्क्वायर भी लेना है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? 1 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये आर स्क्वायर कितने टाइम्स कम हो जाएगा? 4 टाइम। और फोर्स और आर का क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली। जब आर 4 टाइम्स कम हो जाएगा तो फोर्स कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 टाइम। तो फोर्स विल बिकम 4F। इसकी समझ आपको आ गई? जब R 2 टाइम कम हो जाए तो फोर्स कितने टाइम ज्यादा होगा? तो इस 2 का स्क्वायर लेना है। अगर ये 3 टाइम कम हो जाए तो स्क्वायर लेंगे तो ये 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी जो भी वैल्यू दी होगी आपको उसका स्क्वायर लेना है। अगर कम हुआ होगा R तो F उतने गुना बढ़ जाएगा। अगर R ज्यादा हुआ होगा F कम हो जाएगा। इस पर इस टाइप के एमसीक्यूज बनेंगे। तो चार्ज के साथ डायरेक्टली r के साथ इस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अब कौन रह गया? k। q के साथ डायरेक्ट r के साथ इनवर्स, अब रह गया k। तो फोर्स और k का क्या रिलेशन होगा? तो चूंकि k एक कांस्टेंट है, ये कोई r और q की तरह इसका कोई डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन नहीं होगा कि या तो डायरेक्ट होगा या इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है।
ये ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। लेकिन कल हमने पढ़ा था कि किस चीज पर डिपेंड करता है, यूनिट्स पर, और दूसरा मीडियम पर। कल पढ़ा था ना कि के यूनिट्स ऑफ फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और परमिटिविटी पर डिपेंड करता है जो कि मीडियम पर डिपेंड करती है। तो फोर्स भी अब किन चीजों पर डिपेंड करेगा, यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस एज वेल एज मीडियम। तो फोर्स हमारे पास चार चीजों पर डिपेंड करता है, एक प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दूसरा सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तीसरा मीडियम बिटवीन द चार्जेस, चौथा यूनिट्स ऑफ फोर्स, चार्ज एंड सेपरेशन। तो ये हो गया डिपेंडेंस ऑफ फोर्स के, फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वाला ग्राफ है फोर्स और चार्ज के दरमियान। तो इनके दरमियान स्लोप कैसे बनेगा, तो चूंकि फोर्स और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इनका स्लोप किधर से जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। फोर्स और चार्ज का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन या ओरिजिन। ये फोर्स और चार्ज का ग्राफ हो गया, क्योंकि फोर्स और चार्ज डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। अब फोर्स और सेपरेशन का किस तरह ग्राफ बनेगा, तो चूंकि फोर्स और सेपरेशन का इनवर्स रिलेशन होता है, एफ और आर स्क्वायर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये एफ और आर स्क्वायर के दरमियान ग्राफ हो गया। अब यहां देखिए इस और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर हमसे जस्ट आर स्क्वायर के साथ रिलेशन पूछा गया था, किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर 1 बाय आर स्क्वायर के साथ पूछा गया, यहाँ पर जस्ट आर स्क्वायर था तो फोर्स आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड था, और यहाँ पर 1 बाय आर स्क्वायर के साथ पूछा गया है तो फोर्स 1 बाय आर स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर स्लोप किस तरह बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी मीन पोजीशन। यहाँ पर जस्ट आर स्क्वायर था जो कि इनवर्सली रिलेटेड है, यहाँ पर 1 बाय आर स्क्वायर है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है। अब नेक्स्ट ग्राफ है फोर्स और के का। तो चूंकि के एक कांस्टेंट है, फोर्स के की वैल्यू पर ऐसे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता, ऐसे मीडियम वाइज और यूनिट वाइज डिपेंड करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि के एक कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ किस तरह बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये चार ग्राफ्स कूलम्स लाके याद रखने हैं। अब नेचर में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें इन फोर्सेस का ऑर्डर जानना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद कौन सा स्ट्रॉन्ग, फिर वीकेस्ट। तो इसका ऑर्डर देख ये होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेचर में 4 फोर्सेस पाई जाती है और इनका स्ट्रेंथ वाइज कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद कौन सा स्ट्रॉन्ग है, फिर वीक, फिर वीकेस्ट। ये इसका ऑर्डर रहा। पहला सवाल तो इसके ऑर्डर पर पूछा जाएगा। दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा, तो दूसरा ये पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना ज्यादा है। आपने वो वैल्यू याद रखनी है। तो ये कितने गुना ज्यादा होता है, 10 पावर 38।
प्लस 38। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम ज्यादा है तो 10 पावर प्लस 38 लिखना है। और अगर आपसे पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना गुना कम है, जब कम पूछेगा फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर इसका पूछे प्लस लगेगा, इसका पूछे माइनस लगेगा। और कहीं पर ये वैल्यू 36 है और कहीं पर प्लस 38 है। तो पहला सवाल ऑर्डर पर, दूसरा सवाल स्पेसिफिक ये वैल्यू पूछ लेगा। अगर ये पूछे कि इससे कितने ज्यादा है तो प्लस लगेगा, अगर वो पूछ ले कि कितने गुना कम है तो फिर माइनस लगेगा। इसके साथ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस भी कंप्लीट हो गया। अब हम कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो सपोज मेरे पास टू चार्जेस है, एक Q1 चार्ज और दूसरा Q2 चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है r, और दोनों सेम नेचर के चार्जेस है। मान लो कि दोनों पॉजिटिव है। अब ये चार्ज इस चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? तो चूंकि सेम नेचर है, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बिल्कुल सेंटर के अलोंग। हमने कल पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, तो ये फोर्स बिल्कुल सेंटर से अवे लगेगा। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करें, आर का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? अगर मैं यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूं तो उसका डायरेक्शन इस तरह आएगा, इधर से ले रहा हूं तो इसका डायरेक्शन इस तरह, फोर्स का डायरेक्शन इस तरह। यानी जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वही एफ वेक्टर का डायरेक्शन है। और एक वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके यूनिट वेक्टर से। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये इज इक्वल टू आर एंड मल्टीप्लाई बाय आर कैप। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन। तो जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वही एफ वेक्टर का है। आर वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है? आर कैप। एफ वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा? एफ कैप। तो इस ग्राफ से हमें यह नजर आता है कि एफ कैप इज इक्वल टू आर कैप। दोनों का डायरेक्शन सेम है, जो एफ का है वही आर का है। अब फोर्स का इक्वेशन क्या होता है? के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है? इसका स्केलर फॉर्म है, ये जस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर हम फोर्स को यहाँ पर वेक्टर ले ले, फोर्स को वेक्टर ले ले तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, इसके साथ उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट करेगा? एफ वेक्टर। लेकिन यहाँ से क्या मालूम होता है कि एफ वेक्टर और आर, एफ कैप और आर कैप क्या होता है? सेम होता है। तो इस एफ कैप की जगह मैं क्या लिख लूंगा? आर कैप। तो ये क्या बन गया? फोर्स का वेक्टर फॉर्म। ये उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका डायरेक्शन। एफ कैप की जगह आर कैप क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब इस इक्वेशन को आप देख ले, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को अकेले छोड़ दे, आर कैप को अकेले छोड़ दे तो ये आर इधर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। इस आर कैप की जगह ये लिख ले, क्या बन जाएगा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और वो क्या था? आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। वैसे क्या बन जाएगा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। पहले इक्वेशन वो जहां पर हम आर कैप यूज करते, तो जब आर कैप लगा तो यहाँ पर क्या आया? स्क्वायर, आर के साथ स्क्वायर। दूसरा वो इक्वेशन है जिसमें हमने आर वेक्टर यूज किया। क्या? आर वेक्टर। तो जब आर वेक्टर लगेगा तो आर पर क्यूब आएगा, जब आर कैप यूज होगा आर पर स्क्वायर आएगा, जब आर वेक्टर यूज होगा आर पर क्यूब आएगा। तो ये दो इक्वेशंस यहां से डिराइव हो गई। अब ये तो जनरल थी, इसकी फर्दर केसेस होती है। किस तरह की केसेस? अगर ये चार्जेस यहाँ पर हमने कौन से लिए? सिमिलर नेचर के। अगर ये हमने अपोजिट नेचर के लिए ले लिए फिर क्या होगा? अगर हम इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे तो इसका एक इक्वेशन होगा।
अगर इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से निकालोगे उसका दूसरा इक्वेशन होगा। तो अब हम वो डिफरेंट केसेस पढ़ने वाले हैं। अब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पढ़ते हैं। तो हमारे पास इसमें मुख्तलिफ केसेस होते हैं। पहला केस ये है कि दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो, सिमिलर हो, यानी दोनों एक जैसे चार्जेस हो। सपोज मैं लेता हूं प्लस Q1 और प्लस Q2, ये दो चार्जेस है। अब इसमें भी मेरे पास फर्दर दो केसेस होते हैं। पहला ये कि मैं इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना चाहूं, तो ये चार्ज इस चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो चूंकि दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स इस तरह लगेगा और नाम क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ये आ गया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी वजह से निकाल रहे इस पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो जहां से स्टार्ट किया है वो पहले लिख ले और जहां पर खत्म किया है वो बाद में लिख ले। अब यहां से देख ले, इस फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, और एक वेक्टर के डायरेक्शन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके यूनिट वेक्टर से। आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये आर वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका यूनिट वेक्टर। ये आर वेक्टर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, जो कि उसका डायरेक्शन है। तो इस आर वेक्टर का डायरेक्शन आर कैप रिप्रेजेंट करेगा, एफ वेक्टर का डायरेक्शन एफ कैप रिप्रेजेंट करेगा। अब ये एफ कैप और आर कैप आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, नजर आ रहे हैं, एफ कैप इस डायरेक्शन में भी है और आर कैप भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर लिया है। यहां तक आपको समझ आ गई। अब इसके बाद फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेकिन ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, फोर्स तो एक वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, F कैप, लेकिन हमने यहां से क्या देख रहा कि F कैप और R कैप आपस में बराबर है, तो F कैप की जगह हम R कैप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, R कैप। अब इसका नाम लिख ले, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो यहाँ क्या लग जाएगा 1 2, और ये अब यहाँ क्या लगेगा, ये कौन सा यूनिट वेक्टर हमने लिया है, देख ले R21, यहाँ पर आ जाएगा 21। अब इसके बाद ये दूसरे चार्ज पर निकाल ले, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए देख ले, ये चार्ज इस चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस तरह अवे लगाएगा। फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, हर फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग होता है, इसलिए इसका अलग वेक्टर बनेगा जो कि होगा इस डायरेक्शन में। इसका इस पर फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो हम इस तरह निकालें, जहां से स्टार्ट किया है इसका हम इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए वेक्टर इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। अब इस वेक्टर का क्या नाम दूं, तो जहां से स्टार्ट किए वो पहले ले ले और जहां खत्म किया है वो बाद में लिख ले, तो ये क्या बन जाएगा R12 वेक्टर। अब इस वेक्टर और इस फोर्स का डायरेक्शन सेम है, यानी इसका यूनिट वेक्टर भी सेम होगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे R कैप। लेकिन कौन सा R कैप, देख ले 1 2, कौन सा 1 2। यहां तक क्लियर हो गया, दो इक्वेशन आ गई। अगर F12 निकालेंगे तो R21 लगेगा, अगर F21 निकालेंगे तो R12 लगेगा, दोनों अपोजिट लगेंगे। यहां से एक और बात भी देख ले, ये R12 इज इक्वल टू R21 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं,
दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। और डायरेक्शन यहाँ पर देख ले, एक इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है और दूसरा उस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का एक होता है 1 और डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा लिया। तो इस R21 की जगह क्या हम R12 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। R21 की जगह R12 कैप लिख लिया। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह ये भी हो जाएगा। R12 की जगह अगर हम R21 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के साथ। तो हमारे पास ये चार इक्वेशंस आ गई। अब इस अपोजिट नेचर वाले को डिस्कस करते हैं। तो जब भी हमारे पास अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस होगा, जिस तरह मेरे पास है प्लस Q1 और माइनस Q2, तो जब मैं इस चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स निकालूंगा तो किस तरह आएगा, तो दोनों सेम नेचर अपोजिट नेचर के, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी जानिब लगेगा। और फोर्स का क्या नाम होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आएगा, तो इस चार्ज पर इसकी वजह से निकाल रहे हैं, इस चार्ज पर इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा r। तो जहां से स्टार्ट किया वो लिख ले और जहां पर खत्म किया वो लिख ले, सिंपल है। जिसकी वजह से जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उससे अवे बनेगा और उसका नाम क्या होगा, जिससे स्टार्ट किया वो लिख ले और बाद में दूसरा लिख ले। अब इस F का और R वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, इसलिए इनके यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम होगा। तो ये तो इजी है। F फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसके डायरेक्शन के लिए यहाँ पर F कैप लिखना चाहिए, लेकिन F कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, R कैप, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। लेकिन कौन सा नंबर दूं, यहाँ पर नाम कौन सा दूं, तो देख ले कौन सा है, R12। अब इस दूसरे पर निकाल ले, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज कौन सा होगा, तो Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस चार्ज पर निकाल रहे उसकी तरफ उससे अवे लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह बन जाएगा। और उसका नाम, तो जहां से स्टार्ट किया वो पहले लिख ले और जिस पर खत्म किया वो बाद में लिख ले, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बन गया। अब ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो अब इसका इक्वेशन लिख ले, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R कैप। अब R कैप कौन सा, R21। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास और आ गई। तो इन सब का खुलासा ये हुआ कि अब ये तो बहुत सारी इक्वेशन बन गई, अब इसको याद कैसे करें, तो सिंपल मेथड ये है कि जब भी सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस हो, सेम चार्जेस हो, तो हमें ये जो यूनिट वेक्टर और फोर्स लिखना है, इन दोनों को अपोजिट लिख रहा है। अगर इधर 1 2 होगा तो इधर 2 1 होगा, अगर इधर 2 1 होगा तो इधर 1 2 होगा। जब भी सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस हो तो फोर्स का अगर 1 2 हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का 2 1 हो जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। और अगर इधर 2 1 है तो इधर 1 2 बन जाएगा। और जब भी अपोजिट नेचर हो तो जो फोर्स का नाम है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम होगा। अगर इधर 1 2 है इधर भी 1 2 होगा, अगर इधर 2 1 है तो इधर भी 2 1 होगा। तो जब भी सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर अपोजिट लगेंगे, और जब अपोजिट नेचर हो तो दोनों सेम लगेंगे। और अगर माइनस का आ जाए तो ये अलग से याद रखना है। तो इसके साथ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस कंप्लीट होता है। इसके साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कूलम्स लॉ का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम कूलम्स लॉ पर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।